start the next your fifth chapter, magnetism and matter. First I start with the magnet. तो पहले जो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी मैग्नेट के बारे में, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है प्रीवियस क्लासेस के बारे में। तो थोड़ा सा मैंने आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से स्टार्ट किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बताया है, और साथ में मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस डेरिवेशन को हमने आपको प्रूव करके बताया हुआ है कि थीटा एंड अल्फा में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, ऑक्सीलेशन कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें आपका मैं फिफ्थ चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको देखिए, समझिए, जो भी समझ में नहीं आए आप पूछिए। Today's new chapter, magnetism and matter. We see now here magnetism and matter. Magnetic property of material. I hope that you already learned in previous classes about the different types of magnet and also different properties of magnet. Magnetic properties of material. Some properties I also give here. Number one important property is directional property. Means any material, any magnetic bar magnet or magnet, if we hang in a free thread, through a free thread, it will be move in a particular direction, south north direction. You well known about it कि जब हम किसी मैग्नेट को धागे से बांध करके और उसको किसी फ्री स्पेस में घूमने के लिए छोड़ देते हैं तो वह हमेशा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ही आकर के रुकता है, साउथ और नॉर्थ की तरफ। तो जो ज्योग्राफिकल जो आपका साउथ नॉर्थ डायरेक्शन है, मैग्नेट का अपोजिट साउथ नॉर्थ डायरेक्शन होता है। ये आप पहले भी पढ़े हुए हैं, क्योंकि जो साउथ पोल होता है, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, मैग्नेट का वहां पर नॉर्थ पोल स्टे होता है, और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल होगा वहां पर मैग्नेट का साउथ पोल होगा। ये अपोजिट डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन से मत समझिएगा, ज्योग्राफिकल पोल की बात कर रहे हैं। आपको मालूम है कि अर्थ इज ए मैग्नेट, अर्थ भी जो है एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है, उसके साउथ और नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर द मैग्नेट, ध्यान रखिएगा। मैग्नेट कैन बी prepared with the help of other magnet. Several process you already learned about in class 8th कि कैसे 1 टच मेथड, 2 टच मेथड, इस तरीके से इलेक्ट्रिकल मेथड, 3 मेथड आप क्लास 8th में पढ़े हुए हैं कि किस तरीके से मैग्नेट को मैग्नेट के ऊपर रब करके हम एक नया मैग्नेट बना सकते हैं। तो इसीलिए ये दिया है कि मैग्नेट कैन बी prepared with the help of other magnet. Next important property is north and south pole repel each other. We know that magnet has always 2 pole, north pole and north pole, and another magnet we can bring here. The magnet north and north pole is same, then they will be repel. Similarly, the south and south pole will be also repel, and the north and south pole attract each other. Magnet are bipolar. ये important बात यहाँ पर आपके लिए बताई गई है, ध्यान रखिएगा। बाकी बातें तो आपकी जो है यहाँ पर
प्रीवियस क्लासेस की भी हैं, लेकिन ये बाइपोलर ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर 12th में ये बार बार आएगा आपको कि बाइपोलर होते हैं। बाइपोलर का मतलब क्या है कि एक मैग्नेट में सिंगल पोल पॉसिबल नहीं है। जब भी आप इसको ब्रेक करेंगे दो पीस में, तो जो साउथ पोल है तो अपनी साउथ पोल रहेगा, लेकिन दूसरे पोल दूसरे एंड पर नॉर्थ पोल अपने आप जनरेट हो जाता है। और दूसरा वाला जो हिस्सा है नॉर्थ पोल तो नॉर्थ पोल रहेगा, लेकिन दूसरे एंड पर इसके साउथ पोल अपने आप जनरेट हो जाता है। तो इस तरीके से सिंगल यूनिपोलर तो मैग्नेट पॉसिबल नहीं है, हमेशा साउथ पोल ही पॉसिबल है। अरे हमेशा बाइपोलर ही मैग्नेट एक पॉसिबल है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ये आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी मैग्नेट की। अब मैग्नेट जो होता है जब हम रखते हैं तो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, और मैग्नेटिक फील्ड मतलब देयर इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट विजिबल, है ना, दिखाई नहीं देती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मैग्नेट के आसपास अगर हम एक कंपास रखें, मैग्नेटिक निडल रखें, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो वो किसके द्वारा पे शो होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप हमेशा मिल जाएगा, जहां भी चाहेंगे आपका इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लूप। ये इस तरीके से आउटसाइड द मैग्नेट, नॉट outside the magnet, magnetic field lines move north to south। ध्यान रखिएगा, outside the magnet, magnetic field lines move north to south। ये जो दिखाया गया है नॉर्थ से निकल करके साउथ की तरफ जाते हुए, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। अब ये यहां आती है और उसके बाद इसमें ऐसे क्लोज्ड लूप बनाती है, मतलब मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ जाती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है, इसलिए ये क्लोज्ड लूप बनाती है, डिस्क्रीट लूप नहीं बनाती है, ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड लूप बनाती है। ये सारी जितना फील्ड में दिखाया गया है ये सारी क्लोज्ड लूप बनाती है। नीचे से भी इस तरीके से रहता है और ऊपर से भी ये फील्ड लाइंस आपको आप ड्रॉ कर सकते हैं। बार मैग्नेट और एक कंपास हो तो ऑलरेडी ये फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन टेल अस टू थिंग्स। इसको देख करके हमें दो चीजें पता लगती है। फर्स्ट क्या है जिसका कि हमें इस चैप्टर में यूज करना है? फर्स्ट चीज है डाइवर्सन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से डाइवर्ट होती है, किसके बीच में? जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब, या फिर दो हेवी मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखते हैं तब। अब इसका इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पहले लास्ट ईयर 10th में क्लास में भी पढ़ा हुआ है आपने, मोटर बनाएंगे, है ना, इस तरीके से इसका यूज करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, मैग्नेट का किसी हैवी नो पोल्स के बीच में रख करके क्वाइल्स बना करके, है ना। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टेल अस टू थिंग्स। फर्स्ट, डाइवर्सन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड सेकेंड, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आप देखेंगे कि इनका स्ट्रेंथ जो होता है यहाँ पर आकर के ये जो पोल होते हैं वहां पर बहुत क्लोज होती है, दोनों पोल के ऊपर ये बहुत क्लोज होती हैं, इसलिए यहाँ पर डेंसिटी बहुत अधिक होती है। और जैसे जैसे आप मैग्नेट से आप दूर रखते जाएंगे तो डेंसिटी आपकी कम होती जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको ऐसा लगेगा दूर दूर है, लेकिन दूर दूर होती नहीं है, बहुत क्लोज होती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एक दो चीजें हमको पता लगाना है, और आगे ये दो चीजें आपको इस चैप्टर में पता भी लगाना है, ठीक है।
इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी एक और है यहाँ पर कि टेंजेंट एट द एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मींस बी। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, आपको मालूम है टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है कि एक वो लाइन जो उस कर्व लाइन को या सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती है, सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती है। अगर उस लाइन को ड्रॉ करें तो वह उसका जो डायरेक्शन होगा वह हमारा वहां पर उस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो टेंजेंट के द्वारा हम टेंजेंट एट द एनी पॉइंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, उस पॉइंट के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, यहाँ पर ये दिया है पहले, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है। इसके पहले ये दिया है कि डेंसिटी ऑफ द लाइन शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डेंसिटी जो होती है वो शो करती है स्ट्रेंथ का, मैग्नेटिक फील्ड उस मैग्नेट के आसपास जितना मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। और जो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ऐसे आपको लगेगा कि बहुत सारी क्राउडेड भी होती हैं, बहुत सारी घनी भी होती हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ एक डायरेक्शन होता है। ध्यान रखिएगा, इफ दे डू सो, अगर ये काटेगी, इफ दे डू सो देन एट एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां भी काटेगी, द फील्ड हैज टू डायरेक्शन, उस फील्ड के ऊपर दो डायरेक्शन होंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को ऐसा क्लोज लूप दिखाते हुए तो आपको पैरेलल दिखाई देती है एक दूसरे से, लेकिन कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये परफेक्ट है। और साथ में हर पॉइंट पर आप इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का पता लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, ये इसमें से कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, प्रीवियस नॉलेज है आपका। जो नेक्स्ट पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट, कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट? आप देख चुके हैं कि अगर ये मैग्नेट है, इसकी लंबाई 2L है और इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है वो R है, कोई पॉइंट P पर, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर B है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन R क्यू। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं ये चीजें। मैग्नेट m क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और r क्या है? सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस। क्लियर? तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट। इसी तरीके से अगर सोलेनोइड में देखें, ये भी आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसका भी, कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2NIA अपॉन RQ, और NIA क्या होता है? NIA ऑफ द सोलेनोइड इज M is equal to NIA, means that is the magnetic dipole moment कहलाता है ये। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, एक सोलेनोइड है जिसका मैग्नेटिक फील्ड शो किया गया है, किसके द्वारा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई NIA अपॉन RQ। यहाँ पर m भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M अपॉन RQ। क्लियर? तो ये जो है मैग्नेटिक, अब यहाँ पर NCERT का जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट को रखें तो क्या इफेक्ट आता है? किसके ऊपर? टाउ के ऊपर। टाउ क्या होता है? टॉर्क।
टॉर्क के ऊपर किस तरीके से वो वर्क करता है। जैसे मान लीजिए हम किसी दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, है ना, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में एक हम मैग्नेट रखें या इस तरीके से कॉइल रखें, जैसा कि ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो इसके ऊपर दो फोर्स टॉर्क काम करता है, एक इस डायरेक्शन में, एक नीचे के डायरेक्शन में, जो इसको रोटेट करवाता है। उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। ये ऐसे रोटेट करता है, ये है ना, ये मोटर का फंक्शन है, इस तरीके से ये रोटेट करता है। तो टाउ इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपने टाउ इज इक्वल टू ई एफ इंटू ई, ये आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, दैट इज द एम इंटू बी, और एम इंटू बी मीन्स एम बी साइन थीटा। ये ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा, एम बी साइन थीटा। अगर ये मूव करता है तो आपको मालूम है ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये एन और एस जो दो पोल्स रखे हुए हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड से, और ये फोर्स लगा रहा है इस तरीके से। तो फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है, अगर वो एंगल, इसके लिए मैक्सिमम के लिए आप इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि टाउ मैक्सिमम के लिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स 1। तो यही फार्मूला फिर से कन्वर्ट हो जाता है, टाउ इज इक्वल टू एम इंटू बी, मीन्स दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। और मिनिमम कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाता है तो टाउ की वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि जब आपने मोटर का प्रिंसिपल पढ़ा था, उस समय आपने देखा कि जो टॉर होता है उसके वजह से ये कॉइल यहाँ पर रोटेशन शुरू करती है ना। रोटेशन के कारण ये कॉइल बार बार नीचे जो बुशेस होते हैं उनसे अल्टरनेटली वो कनेक्ट होती रहती है। तो वहां पर हमेशा फोर्स नहीं लगता है, कुछ समय के लिए वो डिस्कनेक्ट होता है, तो वहां पर इनर्शिया जनरेट होता है, और ड्यू टू द इनर्शिया द मोशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट स्टार्ट ऑक्सीलेशन। ये यहाँ पर क्या शुरू करता है, इनर्शिया के कारण ऑक्सीलेशन शुरू कर देता है, मूवमेंट शुरू कर देता, ऑक्सीलेट करने लगता है, ठीक है। और इस ऑक्सीलेशन के कारण मैग्नेटिक नीडल, अगर उस कॉइल की जगह पर अगर मैग्नेटिक नीडल इमेजिन करें, तो ए मैग्नेटिक नीडल इज गिवन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ में। मतलब कहने का है कि जैसे यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का है, ऊपर आपका फोर्स का है, तो जिसके इसके साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के बीच में डायरेक्शन आता है, उसको हम किस रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो मूव कर रहा है फोर्स की वजह से जितना डिस्प्लेस का हो रहा है, उसको हम कह रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैग्नेटिक नीडल मैग्नेटिक नीडल इन ए गिवन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, it restored due to the restoring torque, but overshot it means the position due to the inertia। जो निडिल होती है दो पोल्स के बीच में, जो अगर निडिल रखी हुई है तो वो मूव करती है, लेकिन ओवरशॉट के कारण वो ड्यू टू द इनर्शिया के कारण ओवरशॉट हो करके और वो एक पार्टिकुलर पोजीशन पे रुक करके ऑक्सीलेशन स्टार्ट करती है। दिस वे दिस निडल स्टार्ट ऑक्सीलेशन, वहां पर ऑक्सीलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एट एनी स्टेट, अगर ऑक्सीलेशन कर रही है तो किसी भी समय, एट एनी स्टेट लेट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब मान लीजिए वो उसका एंगल थीटा हो जाता है, देन टॉर इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये किसके बराबर होता है, आई अल्फा के बराबर हो जाता है। और आई अल्फा किसके बराबर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन। ये एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा। इफ
द एक्सिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल, और साइन थीटा की जगह अगर हम सिर्फ थीटा रखें तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये थीटा की वैल्यू निकाल दें तो आई अपॉन एम बी अल्फा। तो यहाँ पर ये जो आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, और जो एम बी है आपको मालूम है एम बी भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है। तो आई अपॉन एम बी कांस्टेंट है, तो थीटा और अल्फा में जो रिलेशन बनता है थीटा इज इक्वल टू माइनस आई बी एम बी अल्फा। ये माइनस साइन क्यों लगाया यहाँ पर, ये समझ लीजिए कि दैट इज द नेगेटिव साइन शोज दैट द थीटा एंड अल्फा, जो अल्फा और थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगल साइन थीटा का जो थीटा है उसके बीच में जो नेगेटिव साइन शोज दैट द अल्फा इन अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भले ये अपोजिट डायरेक्शन के कारण माइनस लगा है, लेकिन आई अपॉन एम बी यहाँ भी ये जो कांस्टेंट टर्म है, और इसकी जगह पर अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन यूज करें तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। मीन्स अगर यहाँ पर आप समझे तो एंगुलर एक्सीलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है। मेन बात आपका जो मेन थ्योरी जो हमें समझ में आई यहाँ पर कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एंगुलर एक्सीलरेशन, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करें, जब आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट and opposite direction, then the oscillation is simple harmonic motion। ध्यान रखिएगा, यही आपकी थीटा प्रोपोर्शनल या अल्फा प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये प्रूव किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन ही है ये कि अल्फा और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सीलरेशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, तभी ये सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन करता है। ये सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन में मेन उसकी प्रॉपर्टीज है। तो अगर टाइम पीरियड यहाँ देख लें तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट अपॉन द एक्सीलरेशन। तो इसको यहाँ पर अगर हम देखना चाहें कि थीटा अपन अल्फा की वैल्यू देखें तो पहले ये होगा आई अपान एम बी, लेकिन यह वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन का तो ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी आई टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन एम पी स्क्वायर रूट। क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई की वैल्यू हम निकाले हैं वहां पर जहां से आपने ये टाइम पीरियड लिया हुआ है 11th क्लास में, तो आई की वैल्यू होती है एम डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो यह वैल्यू जो है ये पता इतना आता है आपका, ये ध्यान रखिएगा, ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन जिसकी आपको जरूरत पड़ सकती है, ये इसके लिए टी के लिए भी, टाइम पीरियड के लिए भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी। यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट आपका एनसीईआरटी में दिया है, गॉसियन इन थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। तो गॉसियन थ्योरम इन मैग्नेटिज्म में गॉस का इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या पढ़ा हुआ है, गॉसियन थ्योरी या गॉसियन सरफेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस है और यहाँ पर जो लाइंस आपको दिखाई जा रही हैं ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू द क्लोज सरफेस इज जीरो, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल इज BDS B डॉट ds इज इक्वल टू जीरो होता है, सिंस
द नॉर्थ एंड साउथ पोल, यहाँ पर ये जो आपकी लाइनिंग दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फ्लक्स, तो दैट विल देयर इज द मैग्नेटिक लाइन ऑफ, तो ये मैग्नेट की तरह वर्क करता है। तो ना सिंस नॉर्थ एंड साउथ पोल कैन नॉट बी सेपरेटेड इन द गॉसियन सरफेस, यहाँ भी इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी ऑलवेज बी कांस्टेंट एट ए पोल, ये हमेशा फिक्स रहता है। तो ये पार्ट आपका है एक, आप इसको तैयार कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको आगे दूसरे वीडियो में मिलेंगे।